एवरीवन, वेलकम टू कैमेज। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इससे पहले जो है मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ सॉलिड स्टेट पे। अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। उसकी जो है आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। जो हमें बात करनी है वो बेसिकली हमें बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जब हमने सर्वे किया पूरा तो हमें ये चार जो है कैटेगरी मिली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। तो हमने इनको जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज अवर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड द सेकेंड वन इज अवर आयनिक सॉलिड। थर्ड हमारा क्या है मेटालिक सॉलिड्स। और फोर्थ हम किसकी बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स या जिसे हम कहते हैं नेटवर्क सॉलिड्स ऑल्सो। तो इन्हें हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। तो ये चारों के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लेते हैं हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करूं तो इसका देखो जो वर्ड है वो किससे बना है मॉलिक्यूल से, राइट। तो मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होगा उसके हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमारे किस चीज से बने होंगे, वो हमारे बने होंगे मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स किससे बने हैं हमारे मॉलिक्यूल से बने हैं। अब जब हम देखेंगे कि हमारे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो पार्ट्स क्या है हमारे First one is our non-polar solids. Another is our polar solids. और थर्ड हम बात करेंगे हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड से। हाइड्रोजन बॉन्डेड की हम बात करेंगे थर्ड में, राइट। तो अगर हम हमारे नॉन पोलर सॉलिड्स जो कि हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में की कैटेगरी में लाई करते हैं उनकी बात करें तो हमारे देखो इसमें क्या है नॉन पोलर मीन्स हमारे जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में हमारी कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लूँ, इसका एग्जांपल हो गया हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूँ, एक हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर है, राइट, एक हमारा इधर है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारा कौन सा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये डैश हमारा क्या शो कर रहा है, इट इज ए वैन वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज द वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग ऑल दी फोर्सेस। तो ये हमारा क्या कर रहा है शो कर रहा है वैन वाल फोर्स को शो कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का जो पार्ट है दैट इज नॉन पोलर सॉलिड्स, उसका हमारा एग्जांपल क्या है हाइड्रोजन। और इनके बीच में जो हमारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं वीक वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं हमारे। क्योंकि इसमें हमारा नॉन पोलर सॉलिड्स में हमारा वीकेस्ट जो है फोर्स प्रेजेंट है दैट इज अवर वैन डर वाल फोर्स प्रेजेंट है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बहुत ही लो हो जाएगा। तो हमारा देखा गया है मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा नॉन पोलर सॉलिड्स का होता है वो होता है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि फिर बाद में आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो हमने 3 चीज कंक्लूड की कि हमारा नॉन पोलर में क्या होगा जिसमें हमारी कोई भी पोलैरिटी नहीं है। जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें उसमें क्या दोनों सेम ही तो एटम है, तो इनके बीच में क्या पोलैरिटी डिफरेंस है, कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमारे कैसे एग्जांपल आ जाएंगे जो कि सेम एटम्स के बीच में होते हैं हमारे, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, आयोडीन मॉलिक्यूल हो गया। तो ये हमारे किसमें आ जाएंगे नॉन पोलर सॉलिड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरी बात हमने की कि इनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है वीकेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज अवर वैन डर वाल फोर्सेस, या हम जिसको कहते हैं लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। लंडन क्या होता है हमारा साइंटिस्ट का नाम होता है, राइट। थर्ड पॉइंट मैंने क्या कहा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही
लो होता है। रीजन क्या है? क्योंकि इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे पुअर होते हैं, राइट। ये हमने थर्ड पॉइंट की बात की। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है, कोई भी पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं है, पोलैरिटी डिफरेंस इज 0। सो इनका जो है ये एक्ट कैसे करता है? ऑब्वियसली इंसुलेटर की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो उसमें क्या होना चाहिए? एटलीस्ट कुछ तो चार्ज का सेपरेशन होना चाहिए, कुछ तो पोलैरिटी डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पोलैरिटी डिफरेंस है ही नहीं, तो वो चीज क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी? तो ये क्या होते हैं? इंसुलेटर की तरह एक्ट करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? अब बात करते हैं हम पोलर सॉलिड्स की। पोलर सॉलिड जैसे नाम आता है आपके दिमाग में क्या चीज पहले आती है कि यहाँ पर अब क्या हो गया? कुछ पोलैरिटी डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं HCl का। अब HCl में क्या है? एक हाइड्रोजन एटम ये है, राइट। इधर हमारा क्लोरीन एटम है। क्लोरीन जो है हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो हमारा जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो इस तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे क्या होगा? पोलैरिटी डिफरेंस क्रिएट हो गया है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से होते हैं? डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन। यहाँ पर हमारा क्या है? डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन। दूसरी बात क्या है? इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर से ऑब्वियसली ज्यादा होगा। रीजन क्या है? क्योंकि पोलर सॉलिड्स में हमारी चार्ज डिफरेंस आ गया है, पोलैरिटी का डिफरेंस हो गया है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर। तो मैं कहती हूँ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट ना लिख के इसको लो मेल्टिंग पॉइंट लिख देती हूँ। और थर्ड हम बात करेंगे हाइड्रोजन। और हाँ, एक और बात, ये नॉन पोलर हमारे और पोलर सॉलिड जो होते हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। ये भी सॉफ्ट होता है हमारा, और ये हमारा नॉन पोलर भी सॉफ्ट होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब जो हमारी थर्ड कैटेगरी आती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मीन्स हमारे अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ वाटर का। देखो पहले तो यही समझो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज हाइड्रोजन एटम, और दूसरी चीज जो हमारी क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो नेगेटिव एटम्स जो कि हमारे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे पीरियोडिक टेबल के। और पीरियोडिक टेबल के तीन जो है एटम बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसको याद कैसे रखोगे? फोन से, कि हमारे पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से होते हैं? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डेड का क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल, राइट। और वाटर मॉलिक्यूल भी ऐसे ही नहीं कि किसी स्टेट में ले ले। हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड में हमारा वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? दैट इज आइस, राइट। आइस की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता है ना। तो ये हो गया हमारा आइस की फॉर्म में। अब देखो इसमें हमारा कौन सा हो गया? एग्जाम्पल की बात कर ली हमने वाटर। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन इनका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। नॉन पोलर और पोलर के सॉलिड्स के कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन हम लो मेल्टिंग पॉइंट ही बोलते हैं, क्योंकि हम अभी सबके साथ कंपेयर करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली कम आएगा, क्योंकि आयनिक का हो गया, आयनिक का ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, मेटालिक का भी ज्यादा होता है, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हमारा इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू नॉन पोलर सॉलिड्स एंड पोलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स का हमारा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब जैसे हमारे नॉन पोलर पोलर सॉलिड जो है वो हमारे सॉफ्ट थे, लेकिन ये हमारा क्या होता है? हार्ड। लेकिन ये भी हमारा कैसे एक्ट करता है? इंसुलेटर की तरह। तो हमने क्या चीज देखी कि हमारे तीनों ही नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड तीनों क्या है? हमारे इंसुलेटर की तरह एक्ट करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? इसको नोट कर लो या फिर इसकी
स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं फिर एक्सप्लेन करूंगी तो इसको ना रब करना पड़ेगा। इसको भी रब कर देती हूँ। चलो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की तो हमने बात कर ली, इसको भी मैं रब कर देती हूँ। अब हम अपना लेते हैं सेकंड, दैट इज आयोनिक सॉलिड्स। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हमारा आयोनिक सॉलिड्स के बारे में। देखो अगर मैं किससे पूछूं कि आयोनिक सॉलिड्स का मतलब क्या है, आयनिक वर्ड क्या है हमारा, आयनिक, राइट। ये हमारे किससे बना होगा, ऑब्वियसली आयन से बना होगा। और आयंस में भी हमारे दो टाइप के आयंस होते हैं बेसिकली। कौन से होते हैं, कैटायन होता है, दूसरा कौन सा होता है, अनायन। और आयंस की बात करती तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया, चार्जेस की बात कर दी मैंने, एक चार्ज सेपरेशन की बात कर दी। और जहाँ भी चार्जेस की बात आ जाए तो वहाँ पर कौन से साइंटिस्ट का नाम आता है, दैट इज कूलम, जिनके नाम पे आधी फिजिक्स चल रही है हमारी। तो इसमें हमारा यहीं से निकलता है कि इसमें हमारा कौन सा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्बिक को हम दूसरा वर्ड भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ तक बात क्लियर है। इसका एग्जाम्पल लूँ जैसे कि मैम, तो हमारा आयनिक सॉलिड्स का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl, राइट। अब बात करती हूँ मैं इसकी कंडक्टिविटी। तो इसकी कंडक्टिविटी सॉलिड फॉर्म में तो इन सॉलिड स्टेट इट एक्ट एज इंसुलेटर, इन सॉलिड स्टेट इट इज इंसुलेटर। बट जैसे ही हम जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें, सॉल्ट में अगर सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट लो, उसकी कंडक्टिविटी चेक करोगे तो आपका जीरो कंडक्टिविटी आएगा। रीजन क्या है, वो इंसुलेटर की तरह। लेकिन आप NaCl को मोल्टन स्टेट में ले आओ, हीट कर दो थोड़ा NaCl को, तो कैसे फॉर्म में आ जाएगा, मोल्टन फॉर्म में। उसके बाद आप उसकी कंडक्टिविटी चेक करो सेल्स लगा के, तो आपका क्या आएगा, कंडक्टेंस शो करेगा। दैट मीन्स मोल्टन स्टेट में क्या हो गया हमारा, एक्ट करेगा, कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। यहाँ तक बात करें। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा होता है आयनिक सॉलिड्स का अमंग ऑल। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कोवेलेंट सॉलिड्स में, जब मैं डायमंड की बात करूँगी कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम डायमंड्स को हटा दें तो ओवरऑल हमारा सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसमें देखा गया है, दैट इज इन द आयनिक सॉलिड्स। जहाँ तक बात क्लियर है। और जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं, जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये कैसा होता है, सॉफ्ट तो होता नहीं, हार्ड होता है। और इसका नीचे कैसा होता है, थोड़ा बहुत ब्रिटल होता है, राइट। तो ये हमारे कैसा होगा, हार्ड एंड ब्रिटल, राइट। तो अब हमने बात कर ली आयनिक सॉलिड्स की, हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी कवर कर लिया। थर्ड हमें बात करनी है मेटालिक सॉलिड्स की। इसको ध्यान से देखना। देखो मेटालिक सॉलिड्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एग्जांपल हमारे बहुत आ जाते हैं। जैसे मैं ले लूँ आयरन ले लूँ, कॉपर ले लूँ, निकल ले लूँ, ये सारे इसके जितने भी आप मेटल ले लो सारे इस कैटेगरी में लाई करेंगे मेटालिक सॉलिड्स में। अब मेटालिक सॉलिड की आप जब बात करते हो तो इसमें कौन सा बॉन्डिंग होंगी, कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी मेटालिक बॉन्डिंग। और देखो मेटालिक बॉन्डिंग कब बनती है, जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। आपने देखा होगा मेटल्स पे यूजुअली कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। हम कहते हैं ना मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जैसे मैं बात करूँ, एक कोई भी मेटल ले लूँ, राइट। मेटल तो दिख नहीं रहा, एम तो लगे नहीं रहा, मेटल ले लिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने आयोनाइज किया, आयोनाइज करके क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने M+ बनाया और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अब ये जो M+ के फॉर्म में आया है इसको हम क्या बोलते हैं यूजुअली साइंटिफिक लैंग्वेज में, दैट इज नोन एज कर्नल। इसको क्या कहते हैं हम, M+ को कर्नल। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है हमारा, जो हमने मेटल को आयोनाइज करके किया, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन।
ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये एक सी टाइप को बना देते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, जैसे कोई भी मैं मेटल हूँ, जैसे सोडियम ही मेटल हूँ, राइट। सोडियम को मैं आयनाइज करूँ तो क्या करेगा, एक Na प्लस करेगा और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन करेगा, राइट। मैग्नीशियम लूँ, मैग्नीशियम क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, तो ये किसमें होगा Mg2 प्लस, प्लस में हमारा दो इलेक्ट्रॉन। मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, अगर एल्यूमिनियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो ये किसमें ब्रेक होगा हमारा Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है हमारा एग्जामिनर कि हमारा किस केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो देखोगे आप कि हमारा सोडियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, मैग्नीशियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 2, एल्यूमिनियम के केस में कितना हुआ 3। तो आप देखोगे जैसे जैसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं हमारे एटम में, उतने ज्यादा ही हमारे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकल रहे हैं। एल्यूमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जितना ही हमें पता है, ये बेसिक चीज़ है कि अगर जितना ही इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ कंडक्टिव होगी। तो अगर मैं पूछूँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम विच इज़ मोर कंडक्टिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, सो योर आंसर शुड बी एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम एंड सोडियम। द रीजन बिहाइंड इट, because in case of aluminium there are 3 valence electron, and when it is ionized it gives 3 electron. With same with magnesium it gives 2 electron, and same with sodium it will give 1 electron. Since the aluminium gives the more electrons, so it will conduct the electricity more, right? तो ये हो गया इसका बेसिक फंडामेंटल। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं यूजुअली और पूछे भी जाते हैं। तो हमने बात की मेटालिक सॉलिड्स की, किसमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है। देन ये क्या होते हैं, हमारे हार्ड होते हैं, मेटल्स तो हमारे यूजुअली हार्ड ही होते हैं। दूसरा क्या होता है, मैलिएबल होते हैं। ये मैलिएबल मीन्स मतलब क्या होता है, जो आपके कॉइल्स वगैरह होते हैं उनको एकदम थिन करके आप एक शीट की फॉर्म में ले आते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी, राइट। तो ये मैलिएबल भी होते हैं। दूसरी चीज, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है आयोनिक से ज्यादा तो नहीं होती बट फेयरली हाई होती है, हम कहते हैं इसको फेयरली हाई, राइट। हार्ड की बात होगी, मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी, एंड दे आर कंडक्टर इन ऑल फॉर्म। देखा ही होगा आपने, मेटल आपके यूजुअली सॉलिड ही होते हैं और वो कंडक्ट भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे सारी मेटालिक सॉलिड्स, राइट। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है मेटालिक सॉलिड्स। हाँ, मैं बात कर रही थी कर्नल, इसमें एक चीज है कि कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल क्या हो गया, जिससे मैंने बताया वही चीज है कि हम एल्यूमिनियम में हमारे क्या होता है Al3 प्लस में ब्रेक कर रहा है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके सी में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 3, और एल्यूमिनियम तो मीन्स आप लगा लो एल्यूमिनियम 3 प्लस यहाँ है, ये इससे इसके पास कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों से बॉन्डिंग कर लेगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंडक्ट होगी। ये इसका फंडामेंटल था। ये चीज पॉइंट रहती थी वो हो गई कवर। तो मेटालिक सॉलिड्स भी यहाँ खत्म होता है। अब फोर्थ बात करेंगे हम कोवेलेंट सॉलिड्स, जिसे हम क्या कहते हैं नेटवर्क सॉलिड्स में। तो हमारी बात करें हम कोवेलेंट सॉलिड्स, तो देखो कोवेलेंट सॉलिड्स हमारे बनते कैसे हैं। तो यूजुअली हमारे जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स जैसे कि हमारे क्यों हो गया, कार्बन की बात करूँ मैं, नॉन मेटल है हमारा कार्बन। तो ऐसे कुछ हमारे नॉन मेटल जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग से काफी लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, काफी बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, जिनको हम बोलते हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। आपको पता है कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे कैसा होता है, डायरेक्शनल नेचर होता है, मीन्स काफी लंबे तक बन सकते हैं। जैसे कार्बन की क्या होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, वो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए काफी सारे लंबे चेन्स बना सकते हैं, राइट, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। तो हमारा क्या है कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे नॉन मेटल जो है कोवेलेंट बॉन्ड से काफी लंबा, काफी जाइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स, राइट। अब इसमें हमारे एग्जांपल जो आते हैं मेनली वो आते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब आप पूछोगे मैम ये अलग अलग क्यों लिखा है, जब दोनों
एक ही के एग्जाम्पल है, दोनों जब कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल है तो इनको अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये अलग अलग ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर इसमें। भले ही एक का पार्टिकुलर ये दिख रहा है कि ये एक में ही है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों की अलग होती हैं। एक कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा तो दूसरा इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। पहले बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। अगर मैं डायमंड की बात करूँ, देखो दोनों चीज़ हमारी क्या बनी है, कार्बन से बनी है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ डायमंड के हाइब्रिडाइजेशन की, डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारी sp3, क्या होती है हमारी sp3। ग्रेफाइट की हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या होती है भाई sp2। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बताओ, ग्रेफाइट की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बताओ। तो डायमंड की हो जाएगी sp3, ग्रेफाइट की हो जाती है हमारी sp2। दूसरी चीज़ क्या पूछ सकता है कि दोनों में से कौन सा कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, कौन सा इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। तो डायमंड हमारा यूजुअली जो होता है वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, और हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, कंडक्टर की तरह। ग्रेफाइट को कैसे याद रखोगे, कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल में क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। जो आपकी निडल होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है। उसको आप जब सेल लगाओगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। कभी चेक भी करना, अगर थोड़ा ये नहीं कि करंट ही लगा लेना खुद को, कंडक्टिव की तरह एक्ट करती है। यहाँ तक बात क्लियर है। और क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, हाँ, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और ग्रेफाइट का वही मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। डायमंड हमारे हार्ड होते हैं, वही हमारे ग्रेफाइट कैसे होते हैं, वो सॉफ्ट होता है। हमने देखा होगा पेंसिल की निब क्या होता है, ऐसे टूट जाती है, तो हमारे ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। एक और चीज़ रही है वो होती है हमारी शेप। तो sp3 हमारा जो शेप होता है डायमंड का वो क्या होता है, टेट्राहेड्रन। क्या शेप होता है, टेट्राहेड्रन। वही हमारे ग्रेफाइट का शेप क्या होता है, वो होता है हमारा हेक्सागोनल। ये हमारे क्या होता है, हेक्सागोनल, राइट। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है। अब जो है इसको एक्सेप्शन की तरह याद रखना। एक्सेप्शन क्या है कि ग्रेफाइट जो है कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। वहीं अगर हम कोई भी कोवेलेंट सॉलिड ले लें तो वो कैसे एक्ट करते हैं, इंसुलेटर की तरह। दूसरी चीज़ क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, इसका शेप याद रखना। और दूसरी चीज़, इसका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, आयनिक सॉलिड से भी ज़्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें डायमंड को हटा दें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा हमारा उस केस में, आयोनिक सॉलिड्स का। अदरवाइज अगर हम कोवेलेंट में बात करें सबसे ज़्यादा किसका होगा, डायमंड का। तो यहाँ पर आपके खत्म होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आवर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। बाकी अब आप जो है अपने फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।